स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेट निकोबार प्लान की। क्यों ये प्लान डिजास्ट्रस कहा जा रहा है और इसके प्रॉब्लम क्या होंगे आगे चलने पर। सबसे पहले देख लेते हैं, ये है इंडिया का मैप और ये जो आइलैंड हैं ये भारत के बिलोंग करते हैं और इन्हें हम कहते हैं अंडमान निकोबार। तो ये अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और इसमें जो सबसे नीचे पड़ता है ये है ग्रेट निकोबार, यानी ये वाला जो होगा वो ग्रेट निकोबार होगा। तो सिर्फ यहाँ पे ये प्रोजेक्ट होगा। देखते हैं क्या है इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहली बात, ये जो ग्रेट निकोबार है ये अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व है रहा है अब तक। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, वो भी यहीं पर है। और यहाँ पे कुछ एंडेमिक स्पीशीज रहती हैं जानवरों की, साथ में कुछ एंडेमिक ट्राइबल स्पीशीज भी रहती हैं इंसानों की। और इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लगभग 8,000। तो ये अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे देख लेते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व आप इसी समझ लीजिए कि ये लगभग पूरे आइलैंड का 85% ऑक्यूपाई करता है। आप ये अगर मैप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो ग्रीन है ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा तो अल्टीमेटली वो बायोस्फीयर रिजर्व में ही होगा। और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दे रखी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। साथ में आप ये देखिए कि इन्होंने बताया कि 650 स्पीशीज हैं लगभग, एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म और बायोफ्राइट की वहाँ पर। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि वहाँ पर लगभग 1800 1800 स्पीशीज हैं जो कि एंडेमिक है, मतलब ये सिर्फ वहीं हैं और आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो अब आते हैं प्लान पर। तो प्लान क्या है, देखिए जो नीति आयोग है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है भारत में, उसने कहा है कि यहाँ पर हम एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाएंगे जो कि सस्टेनेबल होगा, ऐसा ये अभी तक कह रहे हैं। और इससे बायोडाइवर्सिटी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये क्या क्या उसमें बना रहे हैं, तो ये एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे। यानी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें कोविड की जो राहत सामग्री विदेशों से आ रही है, वैसे कुछ टर्मिनल्स बनेंगे जिनसे शिप में प्रोडक्ट्स जाते हैं। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। आपको पता है कि एयरपोर्ट कितना ज़्यादा स्पेस लेता है। साथ में एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब लोगों के रहने के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। अब दो लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक है एकॉम कंसल्टेंसी, शायद कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो। ये गुरुग्राम में है और ये एक कंसल्टेंसी है। तो नीति आयोग ने इसी को चुना है। आपको पता है जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना होता है तो हमें एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये है ANIID, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो कंपनी है ये एक कंपनी है, ये इसे भी नीति आयोग ने चूज़ किया है, यही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेगी वहाँ पर। दूसरी बात है यहाँ पर कि ये टू क्विक डिसीजंस हैं, मतलब बहुत ही जल्दी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो थी NBWL, इसने क्या किया, इसने पूरे के पूरे जो गलाथिया बे में जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसको डी नोटिफाई कर दिया। मतलब अब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रह गया और वहाँ पर आप बिल्डिंग, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि लेटेस्ट वहाँ पे क्या हुआ है, जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमिटी है उसने वहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की अनुमति दे दी है। तो सबसे पहले बेस लाइन स्टडी होगी 3 मंथ की, तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की अनुमति भी मिल चुकी है और जल्दी प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें लूप होल्स क्या हैं, तो देखिए मिसिंग डिटेल्स हुआ क्या था। इस EAC की अप्रेजल कमेटी की मार्च में बैठक थी। तो मार्च में जब बैठक थी तो जो रिपोर्ट वहाँ पर सौंपी गई उसमें ना ही सेस्मिक और ना ही सुनामी के बारे में जानकारी थी, क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं और सुनामी भी आती रहती है। साथ में जो जायंट लेदरबैक टर्टल्स हैं वो वहाँ पर हैं और वहीं पर प्रोजेक्ट बनना है, उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया कि हम कैसे देखेंगे और इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। साथ में वहाँ पर पेड़ों की कटाई होगी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है बहुत ही प्रिस्टीन, तो उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया कि इसको हम कैसे देखेंगे। और सेकंड बात है कि जो गलाथिया बे है वो मेन साइट है पोर्ट का, पोर्ट वहीं बनना है और वही मेन साइट भी है नेस्टिंग साइट का जायंट लेदरबैक टर्टल्स का। तो उनका क्या होगा इस बारे में अभी तक कोई भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं है। थर्ड बात है कि ये जो कंपनी है जिसको इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है उस कंपनी का 2018-19 में टर्नओवर था 379 करोड़ का। तो वो ये जो प्रोजेक्ट है ये है 75,000 करोड़ का। तो ये कहा जा रहा है कि ये इसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। ऐसा इस कंपनी को कैसे प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। अब क्या ये सच में सस्टेनेबल हो सकता है?
तो देखिए पहली बात है, ये जो एरिया हैं जहाँ पर ये काम होंगे वो वहाँ के जो ट्राइबल और नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि एग्जांपल है शोम्पेन, ये वहाँ पर हंटिंग करते हैं, तो अब इनके लिए हंटिंग ग्राउंड खत्म हो जाएगा और ये वहाँ पर फिशिंग करके ही जीवन गुजर बसर करते थे। दूसरी बात है, जो आइलैंड है वो अर्थक्वेक के सेस्मिक 5 जोन में, यानी अर्थक्वेक वहाँ पर बहुत ही फ्रीक्वेंट आते हैं और यूनेस्को की ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो भी वहाँ पर ऐसी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और जो गलाथिया सेंचुरी है, वो आपको जान के हैरानी होगी कि ये कोस्टल रेगुलेशन CRZ 1 में आता है। कोस्टल रेगुलेशन एक अलग टॉपिक है और इसका जो फर्स्ट जोन है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया में काम करवाना बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है, और इतनी प्रिस्टाइन वहाँ पे फॉरेस्ट है, स्पीशीज़ है जो कि दुनिया में और कहीं नहीं, तो इसलिए भी वहाँ पे काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे मिंट से हमने लिया फेयर एंड सर्वाइवल इन ग्रेट निकोबार, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर है कि कैसे ये चीज़ हो पाएगी।